आप कक्षा 11 का जो सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे उसमें काव्य हो गया, कहानी का भूमिका हो गई। अब जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का संक्षिप्त परिचय। पहली कहानी है बलिदान। देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ प्रेमचंद जी कथाकार हैं। बलिदान इन्हीं के द्वारा रचित मुख्य कहानी है। इस कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ली गई है। इसमें ग्रामीण श्रमिक तथा विकास तथा किसान वर्ग की अपने खेतों और खेती के प्रति एक निष्ठता, लगन, समर्पण और स्नेह की भावना को दर्शाया गया है। इसकी कथा वस्तु में बताया गया है कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, चाहे उसका स्वामी कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों न हो, वह उसके लिए केवल आजीविका का स्रोत नहीं होती, वरना उसका सर्वस्व होती है। वह जमीन उसकी मान प्रतिष्ठा होती है, जिसकी रक्षा के लिए वह अपना सब कुछ गंवाने के लिए तत्पर रहता है। वह स्वयं अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव झेलता है। बीमार होने पर स्वयं की उपेक्षा करके अपने इलाज पर वह भले ही एक फूटी कौड़ी खर्च ना करता हो, किंतु अपनी खेती के लिए वह अपनी सारी हस्ती मिटा देता है। यही इस कहानी की कथा वस्तु है। इसके विस्तार के लिए लेखक ने किसान हरखू और उसके बेटे गिरधारी को लेकर बलिदान कथा का ताना बाना बुना। हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का जन्म लमही ग्राम, लमही जो वाराणसी के एक कृषक परिवार में 1880 ईस्वी में हुआ था। 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम धनपत राय था, किंतु उर्दू में ये नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। प्रेमचंद को बाल्यावस्था से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। इन्होंने उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। जीवन संघर्ष में जूझते हुए ये एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए। ये कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में अध्यापक भी रहे। इन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन भी किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ इन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। स्वतंत्र विचारक एवं लेखक होने के कारण इन्हें अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा। इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में सामाजिक कहानियों का प्रणयन किया और शीघ्र ही लोकप्रिय कथाकार हो गए। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने इनकी रचनाओं को बहुत महत्व दिया। हिंदी साहित्य के संवर्धन में प्रेमचंद का अपूर्व योगदान रहा। उपन्यास सम्राट तथा श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनको विशेष गौरव तो मिला ही, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखक आदि के रूप में भी इनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इनकी कहानियों के अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में होने के कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई है। ये जीवन संग्राम में निरंतर कर्मवीर बने रहे। इनके कृतित्व में जीवन सत्य का आदर्श रूप उभर कर आया, जिसके फलस्वरूप ये एक सार्वभौम कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। सन 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र यानी मंगलसूत्र अपूर्ण नाटक उपन्यास है अपूर्ण। इनके कहानी संग्रह हैं। सप्त सरोज
नवनिधि प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी सप्त सरोज नवनिधि प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन आदि। ये कहानी संग्रह है। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन आदि। इन्होंने संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी नाटक भी लिखे। संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी नाटक भी लिखे। संपादन, जीवनी, अनुवाद और बाल उपयोगी साहित्य में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं जो कुछ विचार नामक संग्रह में संकलित हैं। प्रेमचंद का विशाल कहानी साहित्य अपने समय की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद का विशाल कहानी साहित्य अपने समय की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। इनका रचना संसार, मानव प्रकृति, मानव इतिहास तथा मानवीयता के हृदय स्पर्शी एवं कलापूर्ण चित्रों से परिपूर्ण है। सांस्कृतिक उन्नयन, राष्ट्र सेवा, आत्मगौरव आदि का सजीव एवं रोचक चित्रण करने के साथ साथ इन्होंने मानव के वास्तविक स्वरूप को उभारने में अद्भुत कौशल दिखाया है। सांस्कृतिक उन्नयन, राष्ट्र सेवा, आत्मगौरव आदि का सजीव एवं रोचक चित्रण करने के साथ साथ इन्होंने मानव के वास्तविक स्वरूप को उभारने में अद्भुत कौशल दिखाया है। ये अपनी कहानियों में दमन, शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करते तथा सामाजिक विकृतियों पर व्यंग्य के माध्यम से चोट करते रहे। रचना विधान की दृष्टि से इनकी कहानियाँ सरल एवं सरस हैं तथा उनमें जीवन में नवचेतना भरने की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन के अनूठे चित्र उपस्थित हैं। इनकी कहानियों में लोक जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक प्रस्तुतिकरण हुआ है। कथा वस्तु का गठन समाज के विभिन्न धरातलों को स्पर्श करते हुए यथार्थ जगत की घटनाओं, भावनाओं, चिंतन, मनन एवं जीवन संघर्षों को लेकर हुआ है। प्रेमचंद के कथोपकथन स्वाभाविक एवं पात्रानुकूल हैं। ये पात्रों के मनोभावों के चित्रण में सक्षम, मौलिक, सजीव, रोचक एवं कलात्मक हैं। इनमें हास्य, व्यंग्य तथा वाक्पटुता का विशिष्ट सौंदर्य है। प्रेमचंद का दृष्टिकोण सुधारवादी है। इनकी कहानियाँ यथार्थ का अनुसरण करती हुई आदर्शोन्मुख होती हैं। उनमें आदर्श की प्रतिष्ठा जीवन की व्यापकता लिए हुए होती है। प्रेमचंद ने पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए मानव की अनुभूतियों एवं संवेदनाओं को महत्व दिया है। ये मानव मन के सूक्ष्म भावों का यथा तथ्य तथा आकर्षक चित्र उतारने में सफल हुए हैं। प्रेमचंद जी ने भाषा शैली के क्षेत्र में भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। वस्तुतः इनकी कहानियों के सौंदर्य का मुख्य आधार उनके पात्रों की सहजता है, जिसके लिए जनभाषा का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में व्यावहारिकता एवं साहित्यिकता का सजीव समन्वय है। भाषा शैली रोचक, प्रवाहयुक्त एवं प्रभावपूर्ण है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों की लाक्षणिक तथा आकर्षक योजना ने अभिव्यक्ति को सशक्त बनाया है। कहानी के विकास एवं सौंदर्य के अनुकूल वातावरण तथा परिस्थितियों के कलात्मक चित्र पाठक पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं।
प्रेमचंद की कहानियों का लक्ष्य मानव जीवन के स्वरूप, उसकी गति तथा उसके सत्य की व्याख्या करना रहा है। प्रेमचंद की कहानी कला की मौलिकता, उसकी गतिशीलता एवं व्यापकता ने हिंदी को कोमल केवल समृद्ध ही नहीं किया, वरना उसके विकास के अगणित स्रोतों का उद्घाटन भी किया है। पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सारंधा, आत्माराम आदि की सुप्रसिद्ध कहानियां। चलो चलते हैं कहानी बलिदान की तरफ। लिखा है, मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हलके के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरखचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। आमद। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, गाहक टूट गए और वह भी टूट गया। कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, गाहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माजे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले ही दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है। 5 बीघा जमीन, केवल 2 बैल, एक हल की खेती। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता है। कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा। कुंवार मास में बीमार पड़ता था मलेरिया, इस बार कब बीमार पड़ा? कार्तिक में। और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह ना की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी गुर्च का सत। नीम के सीके, कभी गुर्च का सत, कभी गदापूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा ना होता था।
हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे ना होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की दें थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। दवा दर्पण के अच्छे हो जाओ। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया, वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा लेता, या तो उसे वह सूझता ही नहीं कि दवा पैसों के बिना नहीं आती। वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली ना मनाई गई, ना अबीर और ना गुलाल उड़ी, ना ढपली बजी, ना भंग की नालियां बहीं। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। ये दूसरा शुरू होता है। हरखू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद पांस से लदी हुई, मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रिया कर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मंचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन न लेने देते थे। लाला ओंकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थीं। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु, अब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया। तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों ही का आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओंकार जो जमींदार थे, ओंकारनाथ बोले, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरखू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे,
मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के रुपये सो अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लागान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपये कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपये कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेचकर 50 रुपया कर सकता हूँ। इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपये डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली न दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी की इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे को रोकर दें। यही हमारा काम। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम अपनी रियायत पर भी खुश नहीं होते। तो हर इच्छा, नजराने में 1 पैसा की भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब तीसरा पैराग्राफ शुरू होता है। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है? और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे। उधर लूं तो देता कौन है? उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी ना देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते। सुभागी पत्नी का नाम था, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती। हाय वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, इसमें मेड़ें रखीं, इसकी मेड़ें बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई चौबीसों था, कोई 22 था, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा, खेतों के नाम क्या थे? 24 का, 22 नाले वाला। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे,
सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इसके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था और वो ही अब हाथ से निकले जाते। वह घबराकर घर से निकल आ जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उससे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह दादा का नाम लेकर बिलख बिलख रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल लगाता है, हल ले जाता है, अपना और उसका लोहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में यह चढ़ा उतरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया, किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़ छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन ना था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आवेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नांद में लगावेगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था। अपने लहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ, खत्ते कहाँ, बखार कहाँ, यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए। आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा। किसान हलजुए ठीक करने लगे। बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता। अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता, उसकी मुठियाँ टूट गई हैं, इसकी फाल ढीली हो गई, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया।
दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं, चुपचाप घर चला गया आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर अब कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई गाहक आवे तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर ना देने पाया था कि तुलसी बनिया और गरज कर बोला, गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं वैसा कहो, 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहे? गिरधारी ने दीनता से कहा, साह जैसे इतने दिन जब माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर ही में रह जाएं, कभी कभी आंख में देख तो लिया करूंगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, या बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपये की जोड़ी 60 रुपये में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आस से बांध कर खिलाया था, आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, या मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा की 2 आँखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था। सुभागी भी दलान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वह चारपाई पर ना था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ गया और वह ना लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। 6वां पैरा शुरू है। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा, वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा। सुभागी बोल उठी,
घर जाओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? या कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि याकायाक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर पड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोंटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है। कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हर बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्ठे पर काम करता है और 20 रुपये महीने घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। यह अब मजूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह अब मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। तो ये तो थे बलिदान कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।